सभी मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों एवं भारतीय पाठशाला के समस्त अध्ययन करने वाले छोटे बड़े मित्रगण, सहपाठी सभी को मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं भारतीय पाठशाला में आपको निरंतर कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए एवं उन्हें आगे तक दूसरों तक ले जाने के लिए विनम्र आग्रह करता हूँ। हमारी ये शिक्षा है वो हर छोटे बड़े तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप ज़रूर करें। आगे शिक्षार्थियों के लिए भेजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप है एक बार उनमें भेजिए। तो शिक्षा की ये पहल है वो आगे निरंतर चलती रहे। हमारा प्रयास भी एक छोटे मंच पर है वो सार्थक हो जाए। तो इसी कड़ी में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 10 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी कक्षा 10 की व्याकरण है वो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, तो उनमें पाठ्यक्रम होता है वो राजस्थान कक्षा 10 का ही विशेष महत्व होता है। तो कक्षा 10 से पास करने वाला विद्यार्थी अन्य सभी प्रतियोगिता में जब भाग लेता है तो उससे संबंधित यही प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। अतः हम केवल इसे कक्षा 10 की ही न कहकर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित कर सकते हैं। तो आप है वो हमारी कक्षाओं को निरंतर अध्ययन करिए और पिछले जितने भी हमने वीडियो में व्याकरण पढ़ाई है वहां से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। अगर कोई भाई बंधु अभी नया हमारे चैनल से जुड़ा है तो वो एक बार पीछे की रिवीजन क्लास से जरूर देखे। हमने एक रिवीजन क्लास का भी एक वीडियो बना रखा है, तो उसमें हम जल्दी से उसमें जो क्लास पढ़ाई है उसको हम बता रहे हैं। तो आप एक बार उसका रिवीजन जरूर करिए ताकि बेहतर लगे। तो आप हमारी संपूर्ण कक्षाओं का अध्ययन करिए और आगे भेजिए। इसी कड़ी में हम आज अध्ययन कर रहे हैं संधि का। संधि हमने पहले भी पढ़ी थी, उसमें बताया था संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पढ़ रहे हैं स्वर, अर्थात स्वर के बाद स्वर का जब मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमने पढ़े थे कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि पढ़ने से पहले हम मुख्यतः बातें जान लेते हैं कि संधि पढ़ने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। तो जिस अनुसार हमने ए आ के बाद में समान स्वर आए तो दीर्घ, ए आ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो गुण संधि, उसी प्रकार अब हम ए आ के बाद में, ई के बाद में, उ के बाद में ए, आज है ए और ऐ और औ। इससे पहले हमने जो भी स्वर है और उसके पश्चात समान और असमान स्वर आने वालों का हमने संधि विच्छेद पढ़ लिया है। अब रह गए ए, ऐ, ओ, औ। इनके बाद में असमान। असमान का अर्थ होता है इनके समान, जैसे ए, ऐ न आकर उसके समान, जैसे ए आ जाता है, आ जाता है, ऊ आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है, ओ आ जाता है, औ आ जाता है, उन्हीं को कहते हैं असमान स्वर। तो इनके आगे जब कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ए का क्या हो जाता है, ए के आगे कोई असमान स्वर आए तो अय हो जाता है, और ऐ के आगे कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है, अर्थात मात्रा में वृद्धि हो जाती है आय। तो एक मात्रा की वृद्धि होती है, आय हो जाता है। ओ का औ बहुत ही सरल है, ओ का क्या हो जाता है औ, औ का मात्रा में वृद्धि आव हो जाता है, इसे आयादी संधि कहते हैं। तो नियमों के आधार पर हम पढ़े तो इन 4 मुख्यतः स्वरों के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो
अय आय औ और आव हो जाता है। अब हम देखते हैं कैसे अव आव अय आय आता है। तो शब्द है चयन। जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा अर्थात दो टुकड़े किए जाएंगे तो चेदन अन चेयन। तो एक मात्रा लगी हुई है तो ए उच्चारण में ऐसा लिखा जाएगा ए धन ए अय। तो अय हो जाता है चयन चयन। उसी प्रकार सयन एक मात्रा वाले शब्द में भी ज्यादातर ऐसे देख लेना चाहिए कि ये अयादि संधि है, क्योंकि यहाँ पर ए आ के बाद में किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं आ रहा है, इसलिए नियम के आधार पर सयन से धन अन। तो ए के बाद में ए आया है तो अय हो गया और से धन अन सयन। इस प्रकार ये नाम हो गया सयन। नयन। अब नयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। ने धन अन, ए के आगे अन आया है तो नेयन अय नयन। उसी प्रकार ख बड़े ए अर्थात ऐ के बाद में आय हो जाता है। तो हमने पहले पढ़ा था मात्रा में वृद्धि हो जाता है। गायक आ की मात्रा ने, जैसे यहां पर कोई मात्रा नहीं है तो ए वाला है, यहां पर मात्रा आते ही दो मात्राएं होगी तो ऐ का प्रयोग हुआ है। गई धन अक गायक। तो यहां पर आय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार नायक नई धन अक ए धन ए आय ने एक नायक। उसी प्रकार विनायक विने धन अक, यहां पर ऐ के बाद में ए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या है? ऐ, और दूसरे शब्द का प्रथम ए। तो इस प्रकार ऐ धन ए मिलने से क्या होगा? आय मात्रा में वृद्धि होगी। तो ये नाम हो गया विनायक। उसी प्रकार अब हम जानते हैं ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए। ओ के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो अव बन जाता है। जैसे पवन, जहां पर ये आए तो वो समझ लेना अय है, और जहां पर वह आए तो वो अव है। जैसे पवन का संधि विच्छेद हो गया पो धन अन, अर्थात ओ के बाद में ए आया है इसलिए अव हो गया पवन। उसी प्रकार भवन, भवन में क्या है? भोधन अन, तो ओ के बाद में ए तो ये क्या हो गया? अव बोधन अन भवन। हवन, हवन का हो गया हो धन अन, अर्थात ओ के बाद में ए आ रहा है तो ये क्या हो गया? अव, इसलिए हो धन अन हवन। तो ऐसे शब्द जहां पर आए वो अयादि संधि के कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ओ के बाद में औ के बाद कोई असमान स्वर आए। औ के बाद में देखो यहां पर ये औ है, औ के बाद में असमान स्वर ए तो वो क्या हो जाता है? आव। ये हमने नियम के अंतर्गत पढ़ा था। तो पावक है तो मात्रा में वृद्धि हो गई। पवन, यहां पर पावक तो यहां पर भी मात्रा में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, अर्थात पौ पौ धन अक पावक। यहां पर ओ के बाद में ओ धन ए तो वो क्या हो जाएगा? दो मात्रा है तो आ हो जाएगा। उसी प्रकार ये भाव है भो धन ए, तो यहां पर ओ के बाद में ए, इस प्रकार ये क्या हो गया? दो मात्रा में वृद्धि तो आव आव हो गया। तो अब यहां क्या है? भाव, अर्थात भौ धन ए भाव। इस प्रकार ये क्या है? अयादि संधि है। सावक है, सावक का संधि विच्छेद होगा सो धन अक, सो धन अक। औ के बाद में ए तो क्या हो गया? आव, सो धन अक सावक। उसी प्रकार साविक। अब ये है ओ के बाद में असमान स्वर आई है ई,
तो ई की मात्रा जैसी होगी वैसे ही उस पर लग जाएगी साविक, सो धन इक। तो आ के औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो वो बन जाता है आव, और फिर ई की मात्रा है वो बन गई वी, तो सो धन इक साविक। उसी प्रकार औ के बाद में अगर उ आता है तो मात्रा लग जाएगी भावुक। भावुक में कौन सी संधि है? तो भावुक में अयादि संधि है। कैसे? बो धन उक, तो औ के बाद में उ आया तो ये मिलकर आव बनेगा, और उ की मात्रा है वो इसके लग जाएगी, तो भावुक। इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें इनके साथ विभिन्न उदाहरणों का भी अन्य और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं उदाहरणों से केवल अयादि संधि पूर्ण नहीं होती है, हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देखेंगे, समझेंगे, बार बार उसका अध्ययन करेंगे, तभी ये संदेह है वो हमारा दूर होगा। इसलिए ये समझने के लिए नियमों का प्रयोग आवश्यक है, और ज्यादा से ज्यादा आप उदाहरणों का पढ़े। इसी के साथ मैं आज फिर से कह रहा हूं, आप हमारी क्लास को अच्छी लगे हो तो आगे से आगे जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।